हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नवंबर सीरीज़ के पार्ट 2 वीडियो में। हम पिछले वीडियो में नेशनलिज इन यूरोप के कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन को हमने देखा था, ठीक है। और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आगे के 10 क्वेश्चन पे देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए नवंबर में जो एग्जाम होने वाले हैं एमसीक्यू पे, उसके लिए। आप अगर ये एमसीक्यू कर लेते हैं, जो पहली पार्ट 1 वीडियो पार्ट 2 ये वीडियो देख लेते हैं, तो आप जो हिस्ट्री पार्ट से अगर कुछ जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें आप जो है मोर देन 90% जो है क्वेश्चन को कर लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा कि आखिरकार जुलाई रिवॉल्यूशन जो था वो कब हुआ था। तो देखिए, जुलाई रिवॉल्यूशन जो हुआ था वो, उससे पहले जानिए कि आखिरकार जुलाई रिवॉल्यूशन क्यों हुआ। तो देखिए, जुलाई रिवॉल्यूशन जो हमने बात किया था कि 1815 में जो कंजर्वेटिव आ गए थे, नेपोलियन बोनापार्टे को हराने के बाद जो बर्बन फैमिली सबको वापस लाया गया था, उसकी वजह से लोगों के बीच में बहुत दिक्कतें आने लगी थी। तो लोगों ने चाहा कि अब हमको इसको खत्म करना है, ठीक है ना। वापस से हमको 1789 में जो हमें आज़ादी मिली थी उसको वापस से हम लोगों को लाना है। इसलिए जुलाई रिवॉल्यूशन जो कि 1830 को जुलाई में, ठीक है ना, जुलाई में लड़ा गया, रिवॉल्यूशन किया गया। तो इसीलिए इस रिवॉल्यूशन को जुलाई रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। कौन सा डेट है भाई? तो ये डेट है 1830 का, जुलाई में, ठीक है ना। ये जुलाई रिवॉल्यूशन में इसमें कंजर्वेटिव पार्टी जो आ गई थी, कि उसी के बेसिस पे आप पहले भी जो है कंजर्वेटिव पार्टी 1815 पे आप पर्टिकुलर टॉपिक है उस पर आप देख सकते हैं। चलिए इसी में हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं। तो देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन है वो हमारा है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से, ठीक है ना। अब देखिए, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल आखिरकार किसके बीच में लड़ी गई थी। तो देखिए, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो था वो ऑटोमन एम्पायर, ठीक है ना, ऑटोमन एम्पायर और ग्रीस के बीच में लड़ी गई थी। ग्रीस के बीच में लड़ी गई थी। किस लिए लड़ी गई थी? क्योंकि ऑटोमन एम्पायर जो था वो एक मुस्लिम एम्पायर था और ग्रीस जो था वो कंट्री वो चाहता था हमें इस मुस्लिम एम्पायर से आज़ादी मिल जाए, क्योंकि हमारे कल्चर को ये इफेक्ट कर सकता है मुस्लिम एम्पायराइजेशन, क्योंकि मुस्लिम जो कल्चर है, ठीक है ना, वो अलग है जो यहाँ पे क्रिश्चियन कल्चर रहते हैं। इसलिए उन्होंने चाहा कि हमारे कल्चर को कहीं इफेक्ट ना हो जाए, इसलिए हमें इस मुस्लिम एम्पायर ऑटोमन एम्पायर से अलग होना ही पड़ेगा। तो ये डेट जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो है इसके बीच में लड़ाई हुई और ग्रीस जो है वो जीत गया था यूरोपियन कई कंट्रीज की मदद की वजह से। तो 1832 में फिर कुछ जो है वो ट्रीटी साइन हुई इन दोनों के बीच में ट्रीटी साइन हुई, जो कि 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जानी गई। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो चलिए अगर हम देखें तीसरा क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, तो तीसरा क्वेश्चन में हम जो है वो जानते हैं कि गुसिप मैज़नी, ठीक है ना। गुसिप मैज़नी आप जान लीजिए कि गुसिप मैज़नी जो थे वो कई बच्चे तो जानते भी होंगे, जानते हैं कि नहीं? हाँ, तो गुसिप मैज़नी जो है वो एक इटालियन रिवॉल्यूशनरीज था, ठीक है। कौन था? इटालियन रिवॉल्यूशनरीज, ठीक है ना। तो वो गुसिप मैज़नी का काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है इटली को यूनिफाई करने में, ठीक है। तो आखिरकार गुसेप मैज़नी की पैदाइश कब हुई थी? तो देखिए, गुसेप मैज़नी की बर्थ डेट 1807, ठीक है ना, जिनेवा में हुई थी। ये है डेट एनसीईआरटी 10 क्लास के हिसाब से, ठीक है ना, 10th एनसीईआरटी से। अगर वहीं आप गूगल पे सर्च करेंगे, तो आप गूगल पे मत जाइए, ठीक है, गूगल पे आप जाइएगा तो आपको 1805 का डेट उस पर गुसेप मैज़नी का बर्थ डेट दिखाएगा, ठीक है। जिनेवा वहीं दिखाएगा बट 1805 का दिखाएगा। बट अगर आपको क्वेश्चन आए तो यहाँ पे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्वेश्चन आए तो लिखे कौन चीज़ भाई, ठीक है। कुछ भी लिख देंगे तो चलेगा नहीं, क्योंकि टीचर तो बैठा हुआ है, वो आपको खोज रहेगा, दो ना हमको पकड़ के रगड़ देते हैं तुम्हारे पेपर को। तो वो क्या होगा वहाँ पे, ठीक है, कि आपको जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वही आपको आंसर लिखना है, आपको ज़्यादा जो है दिमाग नहीं लड़ाना है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या आखिरकार। अच्छा देखिए, जर्मनी यूनिफाइड हो गया था, जर्मनी को यूनिफिकेशन हुआ था, किस तरीके से लड़ाई लड़ी गई थी, उसके बाद जर्मनी अपने आप को एक नेशन स्टेट बना लेता है, अपने आप को यूनिफाई कर लेता है। तो आखिरकार यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कब हुआ था? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कब हुआ था? तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जनवरी 1871 को हुआ था। कब हुआ था? 1871 को जनवरी में जो है वो जर्मनी अपने आप को यूनिफाई कर चुका था, ठीक है। और इस डेट में यहाँ का नए जो राजा एम्परर घोषित किया गया था उसको फ्रेडरिक विल्हेम, किसको? फ्रेडरिक विल्हेम को किया गया था, ठीक है ना, फ्रेडरिक विलियम वन को किया गया था, ठीक है ना। इसको देखिएगा, ये पूरा नाम लिखिएगा, चाहे वो आप विलियम वन से भी आ सकता है अगर एमसीक्यू में, या तो फिर पूरे नाम से कहेगा, बट मैक्सिमम विलियम वन के नाम से आपने आने वाला है। तो ये 1871 में जर्मनी को यूनिफाई करने के बाद जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो है प्ले रोल किया था प्रूशियन एम्पायर के राजा, ठीक है ना। ये जो फ्रेडरिक विलियम वन थे प्रूशिया के राजा थे, इन्होंने बहुत मदद की थी जर्मनी को यूनिफाई करने में, ठीक है ना। तो जर्मनी को यूनिफाई करने की वजह से ही जो लोगों ने देखा और इनको फर्स्ट एम्पायर जो है वो घोषित किया। अच्छा, एक और नाम जर्मनी के बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, वो आ सकता है आपका ओटोवन बिस्मार्क करके, ठीक है। आखिरकार ओटोवन बिस्मार्क थे कहाँ, ठीक है ना, हु आर ओटोवन बिस्मार्क। तो देखिए, ओटोवन बिस्मार्क जो थे, ओटोवन बिस्मार्क आपके जो थे, ठीक है ना, ओटोवन बिस्मार्क जो थे वो आपके जर्मन चांसलर थे। कौन थे भाई? तो जर्मन चांसलर थे, जर्मन चांसलर, ठीक है ना, जर्मन चांसलर थे वो, ठीक है ना। कौन? ओटोवन बिस्मार्क की मैं बात कर रहा हूँ, जर्मन चांसलर थे। इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है ना, प्रूसिया के जो राजा हैं उनके साथ मिलकर, ताकि वो जर्मनी को यूनिफाई कर सके, ठीक है। अब देखिए आगे अगर हम बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं हम, तो आगे देखते हैं कि आखिरकार जो इटली यूनिफाई होता है, यूनिफिकेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं मैं, ठीक है ना, यूनिफाई करने की बात करिए, ज़्यादा तोड़ने की बात नहीं। तो यूनिफाई करने की बात अगर हम करते हैं तो इटली को यूनिफिकेशन जो हुआ था
तो इटली का यूनिफिकेशन कब हुआ था? तो इटली का यूनिफिकेशन बल्कि कब और नहीं, बस 10 साल जर्मनी की यूनिफिकेशन से पहले हुआ था। 1861 में, 1861 में जो है वो इटली का यूनिफिकेशन हो चुका था। और इसमें जो एम्परर घोषित किए गए थे वो विक्टर इमैनुअल, ठीक है ना। कौन हुए थे भाई? विक्टर इमैनुअल हुए थे, ठीक है ना। विक्टर इमैनुअल, ठीक है ना। आप में इमैनुअल करके ही सिर्फ आएगा वे इमैनुअल, ठीक है ना। यहाँ पे विक्टर इमैनुअल जो है वहाँ पे घोषित कर दिया गया था, ठीक है। विक्टर इमैनुअल 2 कौन थे ये भाई? तो विक्टर इमैनुअल कोई और नहीं बल्कि पेडिमंट जो था, ठीक है ना, वहाँ के ये राजा थे और इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले रोल किया था गुस्टिप गैरिबाल्डी के साथ और चीफ मिनिस्टर कैवर के साथ मिलकर इन्होंने इटली को यूनिफाई करने में। देखिए गुस्टिप मैज़नी और गुस्टिप गैरिबाल्डी में कंफ्यूज मत होइएगा। गुस्टिप गैरिबाल्डी जो थे वो शुरुआती रिवॉल्यूशन में उनका काफ़ी प्रोमिनेंट नाम रहा है, बट गुस्टिप गैरिबाल्डी जो है वो लास्ट रेबेलियन जो आर्म रेबेलियन था उनमें उनका नाम था और लास्ट स्टेज जहाँ पे यूनिफाई हो चुका था उस वक्त इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। अब देखिए हम थोड़ी सी बात यहाँ पे हम थोड़ा इमेज पे कर लेते हैं, ठीक है ना। इमेज की थोड़ी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो हम पहले इमेज को दिखा देता हूँ मैं आपको, इमेज ले लेता हूँ। ये देखिए कौन ही, ठीक है ना, पहचान रहे? ये आपकी, अरे कोई रिश्तेदार नहीं है आपकी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी में है वीडियो, सिर्फ वीडियो पे सिर्फ फोटो मत देखिएगा, ठीक है। इमेजिनेशन फोटो है ये, ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा इस पर। तो चलिए देखते हैं इसमें। यहाँ पे आपको चीज़ों को पकड़ना है, ठीक है। कुछ चीज़ों को यहाँ पे आपको पकड़ना है कि आखिरकार ये क्या है, कैसे। जैसे देखिए हमने बोला था कि विजुअलाइजेशन के वीडियो को हम लोग देखेंगे कि आखिरकार विजुअलाइजेशन में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ जो आपको कैप्चर करना पड़ेगा। सबसे पहला जो है आपका है यहाँ पे जो आपको देखना है वो ये आपको दिख रहा है, ये ठीक है ना, तलवार। हाँ भाई यार, स्वॉर्ड, ठीक है ना, ये आपको स्वॉर्ड दिख रही, तो ये एक सिम्बलाइज करती है, मीनिंग है इसका भी। जी हाँ, इसका भी मीनिंग है, ठीक है ना। तो ये किस चीज़ की मीनिंग है? तो देखिए भाई ये स्वॉर्ड जो है ये बताती है, और ये आखिरकार ये जो आपको चची नज़र आ रही है ये है क्यों? तो ये बल्कि कोई और नहीं, ये एलिगरी है, ठीक है, एलिगोरी है। एलिगोरी क्या होता है? एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को जब हम कोई एक इमेज का जो है ना पोर्ट्रेट का नक्शा दे देते हैं तो उसे हम एलिगोरी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये एलिगोरी है, कहाँ की है भाई? जर्मेनिया। जर्मनी की एलिगोरी को हम लोग जर्मेनिया बोलते हैं। तो ये जर्मेनिया है, ठीक है ना। रियलिटी में ऐसा कोई भी आदमी नहीं था, बस ये इमेजिनरी फोटो है। तो यहाँ पे ये स्वॉर्ड किस लिए है? क्योंकि जर्मनी अब बताना चाह रहा था, जर्मनी सारे कंट्री को बताना चाह रहा था कि अगर लड़ाई करना चाहते हो, मारपीट करोगे बेटा, तो हम पहले ही तैयार, ठीक है ना। रेडी फॉर फाइट, रेडी फॉर फाइट, ठीक है, रेडी फॉर फाइट। अगर मार करोगे तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। ये इस पोर्ट्रेट से, इस फोटो से बताना चाहती है। अब एक और चीज़ है जो आपको ध्यान देनी है इसमें, वो क्या है? तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ, ठीक है ना। दूसरी चीज़ जो है वो है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है? पत्ते टाइप का दिख रहा है, ये जो क्या लड़कियाँ पहनती हैं अभी भी, घास पत्ती ये सब, ठीक है, वही चीज़ ये भी है। तो ये ओक लीव्स है, ओक लीव्स है ये। ओक लीव्स क्यों दिया गया? खगड़ा दे देता भाई, सागवान का पत्ता दे देता, ये ओक लीव्स क्यों दिया? तो इसके पीछे भी मीनिंग है। ओक लीव्स देने का रीज़न ये है कि यहाँ पे ये जो ओक लीव्स है आपको दिख रहा है, ठीक है ना, वो एक मीनिंग को जो है लोगों के सामने प्रस्तुत करता है, मीन्स लोगों के सामने रखता है एक मीनिंग को। आखिरकार ये मीनिंग जो है ये क्या चीज़ है यहाँ पे? ओक लीव्स की मीनिंग, ये ओक लीव जो है वो पीस को, ठीक है ना, पीस को डोनेट करता है। किसको करता है भाई? पीस को। टुकड़ा टुकड़ा नहीं यार, पीस, ठीक है ना, शांति, ये इसको, ठीक है ना, पीस को डोनेट करता है ये ओक लीव्स, ठीक है ना। और हीरोइज्म, ये लिखा भी नहीं रहा, अरे समझ जाओ यार, हीरो से बन गया हीरोइज्म, ठीक है ना। तो हीरोइज्म ये, ठीक है ना, तो हीरोइज्म और पीस को यहाँ पे ये डोनेट करता है ओक लीव्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लिए हैं, यहाँ पे 10 क्वेश्चन हो चुका है, जो 3-4 क्वेश्चन तो यहाँ पे हो गए हमारे, 2 क्वेश्चन तो यहाँ पे इससे हो गए, ठीक है ना, बाकी सब क्वेश्चन उससे थे। तो इस पर आप और भी पढ़िए खुद से, और इस पर अगर आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो वो भी मैं बना के दे सकता हूँ। और एमसीक्यू की वीडियो लगातार आती रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।